बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग आपसे डेप्रीसिएशन के मेथड सारे डिस्कस कर चुके हैं। उससे मुताल्लिका जो मैथमेटिक्स ऑफ डेप्रीसिएशन है वो भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमें कुछ स्पेसिफिक बात करनी है। तो दो आपने कंपैरेटिव यानी मतलब कंपैरिजन करते हुए देखिए कि मैंने दो मेथड्स लिखे हैं। एक लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा लिखा हुआ है WDV मेथड। तो क्या ये कोई डेप्रीसिएशन मेथड है? जवाब इसका नो। डेप्रीसिएशन मेथड आप सीख चुके हो, 5 के 5 हमने करवा दिया आपको। तो अब जो ये दो मेथड्स की बात हो रही है, मेथड्स का मतलब जरूरी नहीं कि वो डेप्रीसिएशन का मेथड हो। मेथड का मतलब है कि भाई अब ये अकाउंट मेंटेन करने का मेथड है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके हैं। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। आपको ये मेरी बात पहुंच रही है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैंने दो मेथड रखे हैं, क्या इसका ताल्लुक डेप्रीसिएशन से है? नहीं जनाब, इसका ताल्लुक डेप्रीसिएशन से नहीं है, यानी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने से नहीं है, बल्कि एसेट के अकाउंट को मेंटेन करने से। सही है? क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? चलें जी, हम दोनों की एंट्रीज लेके चलते हैं पैरेलल, फिर इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल कौन सी वाली उठाऊंगा? मैं एग्जाम्पल उठाऊंगा सबसे पहली वाली एग्जाम्पल, जो हमने वो 1,20,000 का एसेट परचेज किया था, ठीक है? या बल्कि वो एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, 50,000 का एसी परचेज किया था, ठीक है ना? और उसमें 17,000 क्या थी? रेजिडुअल वैल्यू, और उसको डिवाइड बाय हमने 3 ईयर लाइफ कर दिया था, तो 11,000 हमारी क्या आई थी पर ईयर डेप्रिसिएशन। यस और नो? जवाब दो। रिस्पॉन्स है बेटा, याद है वो एग्जाम्पल आप सबको? अच्छा, अब मैं उसकी तरह एंट्रीज बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2018 हमने कहा इक्विपमेंट डेबिट। जिस अमाउंट पर हमने इक्विपमेंट डेबिट किया है वो अमाउंट कॉस्ट कहलाएगा। एसेट जो कैपिटलाइज होता है वो अपनी कॉस्ट पर होता है, और वो कॉस्ट हमने कितनी कैपिटलाइज की थी? 50,000। और इस 50,000 को हमने कॉस्ट क्यों माना था? क्योंकि हमने इतना ही अमाउंट खर्च किया था बतौर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट गिवन। अगर आपको कॉस्ट की डेफिनेशन याद हो तो, जो हम शुरू में ही कवर कर चुके हैं। जवाब दीजिए। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हुआ कॉस्ट पर, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो जितना कैश खर्च हुआ एक एसेट को लाने के लिए, जो गया, जो लगा दिया, वही आपकी लागत है, वही आपकी क्या है? कॉस्ट। यस और नो? अच्छा, इसके पैरेलल इस तरफ भी मैं क्या करने जा रहा हूं? 1 जनवरी 2018 हमने एंट्री पास की, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कॉस्ट पर, और वो कॉस्ट कितनी है? 50,000, ठीक है? बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से? 50,000 से। सही है? यस और नो? ठीक है ना बेटा? अच्छा जी, अब अगर हम पहुंचते हैं 31 दिसंबर पर 2018, तो एक साल हम इस एसिड को कंज्यूम कर चुके। यस और नो? एक साल हम इस एसिड को कंज्यूम कर चुके। यस और नो? उस एक साल की कंजम्पशन को हम क्या बोलेंगे? डेप्रीसिएशन। तो हमने जो एंट्री सीखी थी वो एंट्री ये थी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कि जो एक साल की कंजम्पशन है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसका इम्पैक्ट गया एसओसीआई में। और इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट, और जो इक्विपमेंट में एक साल की कंजम्पशन हुई है अब वो हमारे लिए एसेट नहीं है, क्योंकि उसका हम इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके हैं। इक्विपमेंट के इतने अमाउंट को हम इक्विपमेंट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे, और जो नेट बचेगा उसको ले जाएंगे एसओएफपी में। यस और?
यानी हम बोलना चाह रहे हैं इक्विपमेंट का जितना बैलेंस डेप्शन से बिलोंग करता है उसको हम नहीं जाने देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो हमने कहा था 50,000 इसकी कॉस्ट थी, 17,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, लाइफ इसकी एज्यूम की थी 3 साल अगर आपको याद हो। तो इसकी डेप्रीसिएशन पर ईयर कितनी आ रही थी? 11,000। कुछ याद है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट, यही हमने एंट्री सीखी है ना? जवाब दीजिए। ये सवाल समझ नहीं आया मुझे आपका। प्रीपेड करें क्या मतलब? प्रीपेड कैसे होगा वो? ठीक है, इस सवाल में फिर बाद में बात कीजिएगा, मुझे सवाल समझ नहीं आया वाला। ठीक है जी, ओके। इक्विपमेंट अकाउंट क्या कर दिया आपने? डेबिट कर दिया, कितने से? 50,000 से। बैंक क्रेडिट कर दिया 50,000 से। तो इक्विपमेंट अकाउंट जो डेबिट हुआ है वही असल में एसेट को शो कर रहा है ना। डेप्शन तो उसकी एक्सपायरी है, तो इक्विपमेंट अकाउंट में ही एसेट मौजूद है ना। तो डेप्रीसिएशन अलग से कोई प्रीपेड हो सकता है, ठीक है ना। प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए डिस्कस किया था कि हाँ भाई एक एक्सपेंडिचर प्रीपेड था बाद में एक्सपायर हो गया, वो तो समझाने के लिए मैंने बात की थी। लेकिन यहाँ तो बतौर एसेट आपने इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट किया हुआ, वही असल में क्या है? एसेट को शो कर रहा है। उसी में से एक्सपायरी होती चली जाएगी और उस एक्सपायरी का नाम डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन प्रीपेड नाम में कोई अकाउंट मौजूद नहीं है, ठीक है ना। कि हम क्या करें, हम एसेट खरीदते वक्त प्रीपेड डेप्शन एक्सपेंस डेबिट करें, ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अच्छा जी, तो यहां पर हमारे पास एंट्री बन गई 11,000 से। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, यहाँ वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए सेल की एंट्री क्या है? सेल की एंट्री, सेल की एंट्री क्या? भाई जल्दी बताए ना, आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करें, स्लो स्लो। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, वेरी गुड। अकाउंट सीएबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। भाई क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ, क्रेडिट सेल की। अकाउंट सीएबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यस और नो? सेल रिटर्न की एंट्री बताओ। सेल रिटर्न की एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट सीएबल क्रेडिट। अच्छा फर्ज करो ₹1,00,000 की सेल है, तो एंट्री क्या बनी? अकाउंट सीएबल डेबिट 1,00,000 रुपए से, सेल्स क्रेडिट 1,00,000 रुपए से, उसमें से 10,000 रुपए का रिटर्न है, तो एंट्री क्या बनी? सेल्स रिटर्न डेबिट 10,000 से, अकाउंट सीएबल क्रेडिट कितने? 10,000 से। इससे फायदा क्या हुआ? ₹1,00,000 हमें ट्रायल बैलेंस में अलग से दिख रहे हैं कि हाँ भाई ₹1,00,000 की सेल हुई थी क्रेडिट साइड पर, और 10,000 रुपए हमें सेल रिटर्न के नाम से अलग से दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, जिससे पता लगा था जितने की सेल हुई थी उसमें से कितना वापस आया, यस और नो? क्या ये मेरी बात समझ में आती है आपको? अब जिसने ट्रायल बैलेंस का एक्सपीरियंस किया होगा अच्छा खासा, वो तो मेरी बात पिक कर लेगा फॉर। हाँ भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देना बेटा। देखिए अब अगर मिसाल के तौर पे शुरू में जब आप बिल्कुल बिगिनर थे तो आपके दिमाग में ये एंट्री भी तो आई होगी ना कि जब गुड्स बेची हैं तो सेल क्रेडिट, और जब गुड्स वापस हुई हैं तो सेल्स ही डेबिट। तो अगर कोई बंदा सेल रिटर्न के बदले सेल्स डेबिट कर दे तो उसका एंड रिजल्ट तो सेम ही होगा ना। नेट सेल तो 90 से आएंगी ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या ख्याल है? अगर कोई शख्स सेल्स रिटर्न डेबिट करने के बजाय सेल्स डेबिट कर दे तो ₹1,00,000 की सेल में से 10,000 की सेल कम हो जाएगी और ट्रायल बैलेंस जो है 90,000 की सेल शो कर रहा होगा, और फिर उस केस में कोई सेल रिटर्न नामी अकाउंट ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स नेट होकर शो हो रही होगी, यस और? इसके बाद परचेजेस, अगर आपने 50,000 की परचेजेस की हैं तो आपने परचेजेस डेबिट की, अकाउंट पेएबल क्रेडिट किया।
जब आपने गुड्स वापस की तो आपने एंट्री बनाई अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 5,000 से। तो अब आपका ट्रायल बैलेंस 50,000 की परचेज शो कर रहा है, 5,000 की परचेज रिटर्न शो कर रहा है। जब आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो 50,000 में से 5,000 क्या कर दोगे आप, नेट कर दोगे। यस और नो? तो नेट इंपैक्ट जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टू फाइंड व्हाट कॉस्ट ऑफ सेल, वो तो 45,000 ही होगा ना यार। यस और नो? वो 45,000 ही होगा ना। अगर कोई बंदा परचेज रिटर्न की एंट्री ये बना देता है अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज क्रेडिट, तो क्या होगा, 50,000 की परचेजेस में से 5,000 की परचेज कम हो जाएंगी और उस अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस पहुंचेगा वो सीधा 45,000 पहुंचेगा। और फिर उस केस में ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई परचेज रिटर्न का हेड मौजूद नहीं होगा। एंड रिजल्ट विल बी सेम, एंड रिजल्ट विल बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या करते हैं आप, कैशियर बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जब आप कोई अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो एसेट डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जवाब दो। और जब आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करते हैं तो आप एंट्री बनाते हैं ड्रॉइंग डेबिट। ड्रॉइंग क्या है, कैपिटल का कॉन्ट्रा है। तो अगर कोई शख्स ड्राइंग डेबिट करने के बजाय कैपिटल डेबिट कर दे तब भी तो अल्टीमेट इफेक्ट वही आएगा ना, क्योंकि ड्राइंग तो बिलाखिर क्या होनी है, कैपिटल से ही मैच होनी है। तो अगर ड्राइंग नामी कोई अकाउंट मेंटेन ना किया जाए और उसके बदले कैपिटल को डेबिट कर दिया जाए तब भी आपके आखिरी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? लेकिन अब एक सवाल है, देखिए अब एक सवाल है, ये हम कॉन्ट्रास्ट क्यों मेंटेन करते हैं। जैसे अब सवाल है कि हम ये कॉन्ट्रास्ट मेंटेन क्यों करते हैं, बड़ा सिंपल सा मामला है। अब एक चीज समझना, हमने क्या बताया, देखें अगर आपने लाख रुपए की गुड्स बेची है और उसमें 10,000 की रिटर्न आई है तो 90,000 आपकी नेट सेल हुई है, और नो? लेकिन बेटा 90 अगर नेट वैल्यू है ना तो 90 नेट वैल्यू बहुत तरीकों से पॉसिबल है। 95 और 5 का डिफरेंस भी 90 है। जवाब दो। 120 और 30 का डिफरेंस भी 90 है। 140 और 50 का डिफरेंस भी 90 है। तो नेट रिजल्ट 90 कितने तरीकों से आ सकता है तो आपको पता ही नहीं है। तो जब भी कोई नेट रिजल्ट आप डायरेक्ट लिखा हुआ देखोगे तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये नेट रिजल्ट किन दो वैल्यूज का डिफरेंस है, क्योंकि 90 आना तो बहुत तरीकों से मुमकिन है, बहुत तरीकों से पॉसिबल है। क्या ख्याल है? तो बिजनेस में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होने के लिए ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ग्रॉस सेल कितने से हुई थी और रिटर्न कितने से हुई। नेट हम बाद में खुद निकाल लेंगे। तो नेट बैलेंस अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उस नेट को निकालने के लिए जो बैलेंसेस होने चाहिए ना वो भी पता होने चाहिए हमें। कुछ मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? वरना तो उस नेट रिजल्ट को देखकर आप ये ढूंढ ही नहीं पाएंगे उस रिजल्ट की डिफरेंस कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि एक डिफरेंस 10 और 20 का डिफरेंस भी 10 है, 30 और 20 का डिफरेंस भी 10 है, 40 और 50 का डिफरेंस भी 10 है, 50 और 60 का डिफरेंस भी 10 है, 45 और 55 का डिफरेंस भी 10 है, 51 और 41 का डिफरेंस भी 10 है। अब 10 डिफरेंस कितने तरीकों से आ सकता है आप सोचे भाई। तो नेट वैल्यू जो है वो आपको जिन दो वैल्यू के डिफरेंस से उन तक पहुंचाने में मुश्किलात क्रिएट कर सकती है। तो असल में बिजनेस ये चाहता है कि उसे पता हो कि उसने टोटल सेल कितनी की साल भर में और उसमें से कितनी वापसी हुई, इसलिए वो सेल्स और सेल रिटर्न का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसलिए वो परचेज और परचेज रिटर्न का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है जी।
और इसीलिए वो कैपिटल और ड्राइंग के अलग अलग रिकॉर्ड क्या करता है, मेंटेन करता है, ताकि हर चीज जो हो उसका प्रॉपर क्या हो सके, हिसाब किताब बन सके, हर सवाल का क्या हो, जवाब मौजूद हो। वरना तो डिफरेंस जो होगा नेट अमाउंट वो किसी भी दो वैल्यूज का रखा जा सकता है। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? अब जब आप 2018 के एंड पर ये डेप्शन की एंट्री पास कर दोगे तो 50,000 में से 11,000 माइनस हो जाएंगे और आपका इक्विपमेंट अकाउंट जो बैलेंस शीट शो कर रहा होगा वो 39,000 शो कर रहा होगा। वो 39,000 क्या होगी, WDV, यानी एसेट अकाउंट जो बतौर बैलेंस शीट जिस बैलेंस को शो कर रहा है वो WDV है। और WDV नेट अमाउंट को बोलते हैं, यस और नो, कि एसेट में से डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, एसेट का डिक्रीज निकालने के बाद, उसकी कंजम्पशन निकालने के बाद जो बचा वो WDV। तो अब सवाल है कि 39,000 जो है अब सीधा गया कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, चला गया कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन पता तो लगे ना ये 39,000 जो है कैसे जनरेट हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम यही आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। मतलब एसेट अकाउंट को रखो हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर, मतलब किसी भी किस्म का डिक्रीज जो है वो एसेट अकाउंट पे रिकॉर्ड ना करो, और जो एसेट अकाउंट में डिक्रीज आ रहा है ना उसका अलग से एक अकाउंट बना लो कॉन्ट्रा, और वो कॉन्ट्रा अकाउंट में डिक्रीज रिकॉर्ड करते रहो कि ये एसेट इतने से हमने इन्वेस्ट किया था, इसमें इतने से क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, जो मैं अल्फाज बोलना चाह रहा हूं? मतलब डिक्रीज को डायरेक्ट इक्विपमेंट अकाउंट से क्रेडिट ना करो, बल्कि उसके लिए उस डिक्रीज को जो एसेट अकाउंट में आ रहा है उस डिक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करो। उस अकाउंट का नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो ये बताएगा कि अब तक इस एसेट पर हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। देखो मिक्स मत करना, इक्विपमेंट का अकाउंट का क्रेडिट होना एसेट की कमी को शो करता है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एसेट का कॉन्ट्रा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक एसेट से होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से होगा, लेकिन जो एसेट में कमी रिकॉर्ड करके हम डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं लगती जनाब कि डेबिट वाला आइटम जो है वो प्रॉफिट लॉस में, तो जो इक्विपमेंट में कमी आनी है उस कमी का जो रिकॉर्ड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब जरा इस एंट्री को गौर से देखिएगा और समझिएगा जो मैं बनाने जा रहा हूं। वो एंट्री क्या है बेटा, वो एंट्री ये है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हमने कहा ये जो हमारी कंजम्पशन हुई है ये इंपैक्ट गया एसओसीआई में, इसको हमने चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है जी, और कितने से, 11,000 से। और अब बजाय इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट करने के मैं इसका कॉन्ट्रा अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं, जिसका नाम होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,000 से। और ये 11,000 का इंपैक्ट कहां जाएगा बेटा, एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी इस केस में अब ट्रायल बैलेंस जो होगा वो 50,000 कॉस्ट ही शो करेगा, और उस 50,000 में जो भी डिक्रीज आएगा या आ चुका होगा माजी में भी, वो कॉन्ट्रा अकाउंट के तौर पे अपेयर होगा कहां पर, अपोजिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर। तो एसेट का अपना बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, उसके कॉन्ट्रा का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब देखो एंड रिजल्ट तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना जाना है, 39,000 जाना है, लेकिन होगा ये कि यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में एसेट से बिलोंग करने वाले दो अकाउंट्स होंगे। एक एसेट का खुद का अकाउंट जो कॉस्ट पे ही रहेगा, उसमें आप किसी भी किस्म का डिक्रीज कंजम्पशन की वजह से रिकॉर्ड नहीं करोगे, और कंजम्पशन की डिक्रीज के अकाउंट को आप अलग से मेंटेन करोगे, किस नाम से, अक्यूमुलेटेड डेप्शन के नाम से।
और इसका मतलब क्या है, एक एसेट का अपना अकाउंट होगा, एक उसका कॉन्ट्रा होगा। एसेट के अकाउंट का बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस होगा, क्लोज होगा क्रेडिट साइड पर, ओपन होगा डेबिट साइड पर। और अक्यूमुलेटेड डेबिट का बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्लोज होगा डेबिट साइड पर, ओपन होगा क्रेडिट साइड पर। तो फिर अब क्या करोगे, जब आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप बोलोगे जनाब इस एसेट को खरीदने के लिए मैंने अपनी जेब से 50,000 लगाए थे। ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट को। यस और नो। और इसका कॉन्ट्रा ये शो करेगा इस 50,000 में से 11,000 की कॉस्ट का मैं अब तक उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुका हूं। तो जितने का मैं इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुका हूं उतना अब मेरे लिए एसेट नहीं रहा, जितने का मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है वो एसेट है। तो अब मैं 50,000 की कॉस्ट में से लेस करूंगा 11,000 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जो नेट रिजल्ट होगा वो कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन अगर मैं उस नेट रिजल्ट की हकीकत जानना चाहता हूं तो मैं जर्नल लेजर में वापस आ जाऊंगा। जर्नल लेजर मुझे क्लियरली शो कर रहा होगा जनाब कि 39,000 किन दो वैल्यूज का क्या है, नेट है। तो जवाब मिलेगा सर 50,000 कॉस्ट थी और 11,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, और 50 और 11 का डिफरेंस 39,000 जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप लोग। समझे मेरी बात को? अच्छा जनाब, तो इसको जरा कंटिन्यू कर लें, इसके 3 साल देख लें कि रिजल्ट्स क्या बनते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखें अब एंट्री तो सेम रिपीट करनी है, यहाँ एसेट क्रेडिट कर देना है, और उस तरफ जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो एसेट के बदले उसका कॉन्ट्रा क्रेडिट करना है। मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, हम डेबिट वाली एंट्री को तब्दील नहीं कर रहे। प्रॉफिट लॉस में तो पर ईयर कंजम्पशन एक्सपेंस बनेगी, लेकिन जो एसेट के डिक्रीज का रिकॉर्ड है वो डिक्रीज हम उसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि उस डिक्रीज को याद रखने के लिए याददाश्त है। याददाश्त मतलब एक तरह की मेमोरी है। मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई हमारा रिकॉर्ड ये कहता है कि अब तक इस एसेट को हम इतना कंज्यूम कर चुके हैं, इसका हम इतना इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके हैं, जो हमने इकोनॉमिक बेनिफिट से लिया उसकी कॉस्ट इतनी है। अच्छा जी, अभी बहुत सारी बातें हैं, चलें जी, चले पहले इसको देख लें। अच्छा, 31 दिसंबर 2019 एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये गया 2019 की एसओसीआई में। मजीद कितना गया, 11,000 गया। यस और इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर रहा हूं तो पर ईयर डेप्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो अब मुझे बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है ना डेप्शन की, स्ट्रेट लाइन ने जिंदगी आसान कर दी। यस और नो? जवाब दीजिए। और इधर मैं एंट्री पास कर रहा हूं क्या, 31 दिसंबर 2019 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसओसीआई में, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 11,000 से एसएफटी। तो मतलब हम अक्यूमुलेटेड डेप्शन को जो क्रेडिट कर रहे हैं वो किसके बदले कर रहे हैं, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो इक्विपमेंट में कमी आनी थी उस कमी को हम एक और अकाउंट में क्रिएट कर रहे हैं, ताकि कमी वाला अकाउंट जो है वो अलग से रिकॉर्ड हो जाए। तो एक तरफ एसेट का अपना अकाउंट होगा, दूसरी तरफ उसके डिक्रीज का अकाउंट होगा, जो कि शो करेगा अब तक कमुलेटिव। कमुलेटिव मतलब 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अब तक इस एसेट में कितना डिक्रीज आ चुका है। तो 1 साल में, 2 साल में जितना भी डिक्रीज आ चुका हो, जैसे आप उसको मैच करोगे उसकी कॉस्ट से, तो आपको रिमेनिंग बैलेंस डब्ल्यूडीबी मिल जाएगा हमेशा। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा जी, अब इसका अकाउंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह और बाकी आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद
हम पहुंचे कहां पर जनाब, 31 दिसंबर 2020 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तीसरा साल हो गया, लास्ट ईयर है इसका। एसओसीआई में इम्पैक्ट गया कितने से, 11,000। तो पर ईयर हम कितना एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं एसओसीआई में, 11,000। और पर ईयर हम एसेट अकाउंट को कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, 11,000 से। लेकिन डिक्रीज का इफेक्ट एसेट अकाउंट तक पहुंच रहा है ना। तो एसेट अकाउंट हर बार जो है वो 11,000 के डिक्रीज होने के बाद दोबारा बीडी होता है, और वो बीडी भी नेट अमाउंट पर होता है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो हमेशा कॉस्ट पे रहेगा। तो फिर जब आप उसमें से मैच करोगे अक्यूमुलेशन, तो ना सिर्फ आपको उस साल का बल्कि पिछले साल के जो भी डिक्रीज होंगे सारे मैच करने होंगे, ताकि सही डब्ल्यूडी आपको मिल जाए, क्योंकि डिक्रीज का अकाउंट अलग से मेंटेन हो रहा होगा। अच्छा जी, 31 दिसंबर ये अकाउंट मेंटेन करके दिखाते हैं ताकि आपको ये बात भी समझ लगे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट इम्पैक्ट गया एसओसीआई में 11,000 से। जवाब दें, accumulated depreciation credit 11,000 से। ये जनाब मैंने बना दी आपके सामने 3 साल की एंट्रीज। ठीक है जी, अब चलते हैं जरा इनकी देखते हैं लेजर पोस्टिंग। सही है, स्टार्ट करें। मेनली तो देखो, मेनली बात यही है कि इसका इफेक्ट जर्नल लेजर तक कैसे पहुंचता है। सही है ना बेटा? अच्छा ओके, अब यहाँ पे देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब यहाँ दो अकाउंट मेंटेन होंगे। दो अकाउंट क्यों? एक एसेट की कॉस्ट का, दूसरा उसके कॉन्ट्रा का। ठीक है जी, और यहां पर डब्ल्यूडी मेथड में अकाउंट एक ही शो होगा, जो कि डायरेक्ट नेट बैलेंस शो करेगा, जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एक तीसरा अकाउंट भी है जिसका नाम है डेबिशन एक्सपेंस। वो आप अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, तो मैं इसको उस वक्त शो नहीं कर रहा। मतलब डेबिशन एक्सपेंस डेबिट वाला अकाउंट नहीं दिखा रहा मैं, वो तो एक्सपेंस है, उसका पर ईयर इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, बताइए, वो दोनों केस में, वो डेबिट वाली एंट्री दोनों केस में क्या है, सेम है। मतलब दोनों केस में उस डेबिट वाली एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना बेटा, या फर्क पड़ रहा है बताओ? दोनों केसेस में डेबिट एक्सपेंस तो बराबर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है हर साल। उस एंट्री के बनने में तो कोई फर्क नहीं आया ना। तो वो अकाउंट तो अपनी जगह जैसा बनता है वैसा ही बनता रहेगा। जितना आपने डेबिट एक्सपेंस डेबिट किया उतना इंपैक्ट आप भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो? अच्छा जी, तो अब यहां पर लिखा हमने सबसे पहले क्या, इक्विपमेंट अकाउंट। किस पर? कॉस्ट वाली अप्रोच पर।
रुपीज 2018, रुपीज 2018। अच्छा, यहां पर हमने कहा इक्विपमेंट अकाउंट, कौन सी वाली अप्रोच पर? WDV अप्रोच पर। ठीक है जी। और यहां पर हमने एक नया अकाउंट खोला जिसका नाम क्या था? accumulated depreciation, जो कि कॉन्ट्रा है किसका? इक्विपमेंट का। ठीक है जी। नाउ सबसे पहली एंट्री बनाते हैं कॉस्ट में। कब बनाई एंट्री भाई? 1 जनवरी को। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 से। यहाँ रेफरेंस आया किसका? और यहाँ भी आपने 1 जनवरी को बोला अकाउंट WDU पर, लेकिन पहली एंट्री तो कॉस्ट पे आएगी ना। यहाँ पर भी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 से। बैंक क्रेडिट कर दिया 50,000 से। यस और नो? क्लियर? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 से, बैंक क्रेडिट 50,000 से, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 से, बैंक क्रेडिट 50,000 से। वही एंट्री बन रही है, मतलब पहली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इफेक्ट गया था WD अप्रोच में, हमने एंट्री बनाई थी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट। ये एंट्री तो जाएगी कौन से अकाउंट में? डेप्रीसिएशन अकाउंट में, जो कि हम अभी दिखा नहीं रहे, लेकिन उम्मीद है वो आप बना सकते हैं ना। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट जो कि एक्सपेंस का अकाउंट है, वहां से इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इट मींस दैट जो एंट्री 31 दिसंबर को यहां आ रही है वो मैं लिख रहा हूं कितने से? 11,000 से। ओके जी। तो जब मैंने 31 दिसंबर को इक्विपमेंट के डेबिट बैलेंस में से 11,000 बैलेंस का कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो अब इक्विपमेंट अकाउंट का मेरे पास जो बचा बैलेंस CD, वो बैलेंस CD कितना था बेटा? 39,000। जो कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और जो डेबिट एक्सपेंस डेबिट हुआ है वो अकाउंट क्लोज होके जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 11,000 का डिक्रीज आया इक्विपमेंट अकाउंट में, और वो डिक्रीज आने के बाद जो बैलेंस बचा 39,000 हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और जो डिक्रीज आया वो तो हमने इक्विपमेंट अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, उसका इफेक्ट यहाँ आ गया, और इफेक्ट आने के बाद बैलेंस 39,000 बच गया। लेकिन जो उसका डेबिट इफेक्ट था वो जाएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कि भाई जो डिक्रीज है ये हमारे लिए कंजम्पशन है, ये हमारा 1 साल का कंजम्पशन है, ये हमारा 1 साल का एक्सपेंस है, ये हमारी 1 साल की कॉस्ट है जो हमने कंज्यूम कर ली। तो इस एसेट ने जो कुछ भी हमें कमा के दिया है उसमें से ना सिर्फ मतलब और एक्सपेंसेस भी रिकवर होंगे, बल्कि इस एसेट की लगाई हुई कॉस्ट भी तो रिकवर होगी ना। ये तो बिजनेस का उसूल है कि बिजनेस में जो पैसा मैंने लगाया है किसी भी शक्ल में वापस मेरी जेब में आना चाहिए ना। चाहे वो एसेट में लगाया हो, चाहे वो इन्वेंट्री में लगाया हो, मतलब हर चीज आपको कमा के देगी बेटा। अच्छा, अब हो ये रहा है बेटा कि ये अकाउंट किस, अब इधर आता हूँ ना, बात साथ साथ समझो। ये अकाउंट मेंटेन हो रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच पर। अब क्या हो रहा है?
अब ये हो रहा है बेटा कि ये अकाउंट 31 दिसंबर को इसी कॉस्ट पे क्लोज हो रहा है 50,000, यानी इस अकाउंट पर हम किसी भी किस्म का डिक्रीज रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इस अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना बैलेंस भेज रहा हूं, 50,000। लेकिन सवाल 50,000 जाना चाहिए या 39,000 जाना चाहिए? जाना कितना चाहिए? 39,000। नेट 39 जाना चाहिए ना। यहां से जा रहा है 50,000, लेकिन इसके रास्ते में एक रुकावट आने वाली है। ये भागा जा रहा है, कहां भागा जा रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ भागा जा रहा है, लेकिन इसको रास्ते में कोई रोकने वाला है। ऐसा ही है। तो वो अकाउंट कौन सा होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो 31 दिसंबर को इस अकाउंट में एंट्री आई, एक डेबिट वाली एंट्री है, डेबिशन एक्सपेंस डेबिट, उसका इंपैक्ट तो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी एंट्री बनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां रेफरेंस आया डेबिशन एक्सपेंस का, कितने से? 11,000 से। और ये 31 दिसंबर को 11,000 हमारे लिए क्या बन गया? बैलेंस सीडी। यानी अब दो अकाउंट बिलोंग करते हैं एसेट से, मतलब ये बड़ी वाजे और क्लियर बात है। क्या वाजे और क्लियर बात है? कि एसेट अकाउंट की कॉस्ट ये शो कर रही है कि हमने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया था इस एसेट में। $50,000। और अक्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट ये शो कर रहा है कि अब तक इस 50,000 में से हम कितनी कॉस्ट को रिकवर कर चुके हैं? 11,000। तो अब इसका मतलब क्या हो? 50,000 में से हम 11,000 की कॉस्ट को रिकवर कर चुके हैं, तो नेट हमें कितना रिकवर करना बाकी? इसका मतलब क्या होगा? जब भी आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप एसेट के बैलेंस सीडी में से हमेशा लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी, फिर मिलेगी आपको डब्ल्यूडीवी। समझे बात को? यानी ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू व्हाट? डब्ल्यूडीवी। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू व्हाट? डब्ल्यूडीवी। वही बैलेंस आएगा ना 39,000। भाई रिस्पॉन्स करें ना। अच्छा जी, ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, दो हजार उन्नीस में चलते हैं। 2019 1 जनवरी, बैलेंस बीडी। 2019 के स्टार्ट पर डब्ल्यूडीवी अप्रोच से ये एसेट अकाउंट 39,000 का बैलेंस शो कर रहा है। मतलब 2019 के स्टार्ट पर 39,000 रिकवर होना क्या है? बाकी है बतौर कॉस्ट। जो भी हम इकोनॉमिक बेनिफिट कमाएंगे उसको रिकवर करने के लिए जो कॉस्ट जो हमने रिकवर करनी है उसमें वो कितनी है? 39,000। ठीक है जी, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ भी पहुंच जाते हैं। 1 जनवरी, क्या लिखा हमने? बैलेंस बीडी कितने से? 50,000 से। अब वहां बैलेंस बीडी कितना आ रहा है? 39,000। यहाँ बैलेंस बीडी कितना आ रहा है? 50,000। कितनी अजीब बात है। लेकिन हमने कहा अजीब बात नहीं है, फिक्र ना करें। अगर कॉस्ट बैलेंस बीडी हो रही है कितने से? 50,000 से, तो 1 जनवरी को इसका कॉन्ट्रा भी बीडी हो रहा है कि इसके साथ साथ इसका डिक्रीज भी चल रहा है, जो कभी भी इसको ओवर स्टेट होने नहीं देगा आपको। तो दो, यानी पैरेलल दो रिकॉर्ड चल रहे हैं यहाँ पर। एक, आपने जेब से लगाया कितना था, और दूसरा, आप इसमें से अब तक कितना रिकवर कर चुके हैं या इसमें अब तक कितना डिक्रीज रिकॉर्ड हो चुका है।
तो अगर 50,000 कॉस्ट है और 11,000 अक्यूमुलेशन है तो दोनों कॉन्ट्रा को मैच कर दिया जाए तो किसी भी डेट पर आपको WDV क्या हो जाएगी, वेरीफाई आ जाएगी। तो इट मींस अगर इन दोनों कॉन्ट्रास्ट को किसी भी पॉइंट पे मैच करे तो नेट रिजल्ट ही आएगा ना आपके पास। जवाब दें, रिस्पॉन्स दें बेटा। अच्छा जी, ओके। अब जरा देखिएगा, अब आगे की बातें बड़ी जरूरी हैं, आगे की बातें बहुत जरूरी हैं, अच्छी तरह समझिएगा। अच्छा जी, अब हम पहुंचे 2019 के एंड पर, पहुंचे कहां पर, 31 दिसंबर पर, और हमने एंट्री पास की डेबिट एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री गई डेबिट एक्सपेंस के अकाउंट में। इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री यहां पर आ गई जो अकाउंट में बना रहा हूं उसमें, कितने से, 11,000 से, और 39,000 में से 11,000 मजीद कम हो गए। अब 31 दिसंबर को हमारे पास जो बैलेंस सीडी बच रहा है, जो जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो कितना बच रहा है? कितना बच रहा है बेटा? 28,000। सही है, यानी 39,000 बैलेंस बीडी था जब ये साल शुरू हुआ, तो 39,000 का मुस्तकबिल में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना था उसकी कॉस्ट 39,000 थी। उसमें से 11,000 की कॉस्ट का हमें मजीद इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका, और 2019 के एंड पर 28,000 की कॉस्ट का, जो कॉस्ट के हिस्से का हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या है, बाकी। तब हमारे लिए 28,000 एसेट है, क्योंकि 11,000 की हम और कंजम्पशन कर चुके। यस और नो? अब देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत तवज्जो से। ये अकाउंट क्लोज हो गया, दिसंबर, बैलेंस सीडी, ये अकाउंट तो कॉस्ट पे क्लोज हो गया। तो जब ये अकाउंट कॉस्ट पे क्लोज हो गया तो ये अकाउंट जा रहा है सीधा कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन हम बोलेंगे भाई ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको। ठीक है ना? तो अब हम बोल रहे हैं, जरा देखिएगा, 31 दिसंबर। अब ये बहुत तवज्जो वाली बात कि 31 दिसंबर पर हमने एंट्री पास की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो इंपैक्ट गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाले अकाउंट में, और अक्यूमुलेशन अकाउंट जो अकाउंट बना रहा हूं वो क्रेडिट हुआ कितने से, मजीद 11,000 से। अब एक एक लफ्ज कीमती है, सुनिएगा जरा बातों को। और ये आपका 2019 के एंड पर क्या बन जाएगा बेटा, बैलेंस सीडी, कितने से, 22,000 से। यस और नो? अब जरा देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, 2019 के स्टार्ट पे बैलेंस बीडी कितना है, 11,000। 11,000 ही शो कर रहा है कि 18 के अंदर हम इसकी कॉस्ट में से 11,000 का हिस्सा रिकवर कर चुके हैं। और जो 31 दिसंबर 2019 को हम एंट्री पास करा तो हम बोल रहे हैं 11,000 और मजीद रिकवर हो चुके हैं। तो 11 और 11 कितने हो, 22 हुए। मतलब 22 ही शो कर रहा है कि पिछले, यानी इस साल और पिछले साल को मिलाकर अब तक हम इस एसेट की कॉस्ट में टोटल कितना डिक्रीज रिकॉर्ड कर चुके हैं, टोटल कम्युलेटिव अक्यूमुलेटेड 22,000। जो वो कॉस्ट पूरी लिखी हुई है ना, वो कॉस्ट तो पूरी लिखी हुई है, उसमें अब तक किसी भी किस्म का कंजम्पशन मतलब अलग से उस अकाउंट में तो रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो फिर आपके पास एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जो उसकी टोटल कंजम्पशन शो कर सके अब तक की। अब तक मतलब प्रीवियस ईयर्स और इस ईयर को मिलाकर। तो अब तक कुल मिलाकर 50,000 पर कितना डिक्रीज रिकॉर्ड हो चुका, कितना, 22,000। तो अगर मैं 50,000 से 50,000 जो बैलेंस शीट की तरफ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, उसको बोलूंगा रुको भाई, जरा 22,000 तो मैच करो अपने अंदर से। तो जैसे ही आप 50,000 में से 22,000 लेस करते हैं तो फिर आप एसएफपी में कितना अमाउंट जाने देते हैं,
28,000, सेम आंसर। तो मैं फिर बोल रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट कोई एक्सपेंस नहीं है बेटा, एक्सपेंस वो है जो डेबिट हो रहा है, ये सिर्फ एसेट अकाउंट में जो डिक्रीज अब तक आया है उसका रिकॉर्ड है, ताकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ किया जा सके WDV। तो कॉस्ट कितनी? 50,000, बिल्कुल कॉन्ट्रा है, बिल्कुल कॉन्ट्रा अकाउंट है बस। कॉन्ट्रा हमेशा जिसका होता है उसका अपोजिट होता है बस। अगर एसेट का कॉन्ट्रा है तो एसेट का अपोजिट है, अगर एसेट जा रहा है एसएफपी में तो उसका कॉन्ट्रा भी जाएगा एसएफपी में। जैसे कैपिटल जो है वो इक्विटी है, तो कैपिटल का जो कॉन्ट्रा है वो ड्राइंग है, तो अगर कैपिटल का ताल्लुक किससे? एसएफपी से। ड्राइंग का ताल्लुक भी एसएफपी से। सेल्स रेवेन्यू है, उसका कॉन्ट्रा सेल्स रिटर्न है, तो अगर सेल्स का ताल्लुक एसओसीआई से तो फिर सेल रिटर्न का ताल्लुक भी एसओसीआई से हुआ ना। इन तमाम बातों को आपने ध्यान में रखना है। तो कॉन्ट्रा हमेशा वही जाएगा जहां उसका असल अकाउंट जाता है। जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब क्या शुरू हो गया बेटा? 2020 शुरू हो गया, 2020 शुरू हो गया। फर्स्ट जनवरी को बैलेंस बीडी कितना बेटा? 28,000, सही है। ठीक है ना बेटा? क्या एंट्री बनी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 11,000 से। तो ये मैं अभी इस अकाउंट में तो डेबिशन की एंट्री नहीं पास करना, डेबिशन की एंट्री तो जाएगी डेबिशन एक्सपेंस के अकाउंट में, वहां से जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये तो मैं कौन सी एंट्री बना रहा हूँ? इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इक्विपमेंट अकाउंट के 28,000 के बैलेंस में से मजीद आपने 11,000 क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। और बैलेंस सीडी कितना बचा? 17,000। तो अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना जाना चाहिए? 17,000। यस और? अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम 2020 शुरू करते हैं तो हमने कहा 1 जनवरी बैलेंस बीडी 50,000 ही कॉस्ट है, और यहाँ बोलेंगे 2020, तो हम बोलेंगे 2020 के स्टार्ट तक अब तक इस 50,000 में से हम 22,000 की कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं, जो कि 50,000 का कॉन्ट्रा है, और इसको अगर इससे मैच कर दिया जाए तो आपको साल के स्टार्ट पे भी WDV मिल जाएगी। यस और नो? अब हमने चार्ज करनी है इस साल की डेबिशन। पहले हमने अकाउंट क्लोज किया तो ये अकाउंट भागा जा रहा है, कहां भागा जा रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ। तो हमने कहा नहीं जाने देंगे बेटा अकेले, अपने अमाल को भी साथ लेके जाओ अपने। हाँ जी, तो बैलेंस सीडी 31 दिसंबर क्या एंट्री पास की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit कितने से? 11,000 से। डेबिशन एक्सपेंस डेबिट हुआ डेबिशन एक्सपेंस के अकाउंट में, और accumulated डेबिशन अकाउंट जो अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने उसमें क्रेडिट हो गया। तो पिछले 2 साल में अब तक इस एसेट की कितनी कॉस्ट को हम कंज्यूम कर चुके थे? 22,000। 11,000 में 11,000 से मजीद हमने इसको कंज्यूम कर लिया, तो कुल मिलाकर 3 साल की कंजम्पशन जो है, कुल मिलाकर 3 साल की जो कंजम्पशन है उसका बैलेंस सीडी कितना हो गया? 33,000।
जवाब दे बेटा। तो अब कॉस्ट कितनी, जो दूरी जा रही है कहां पर, एसएफपी की तरफ, और उसके बीच उसके सामने दीवार आ रही है, 50,000 जो दौड़ा जा रहा है कहां पर, एसएफ की तरफ, सामने दीवार आ रही है, दीवार कितनी, कौन सी दीवार आ रही है, 33,000 की दीवार आ रही है। ठीक है, तो जब 33,000 नेट ऑफ होंगे, नेट कितना बचेगा, 17,000। 17,000 क्या है, डब्ल्यूडीवी है। और एक और खास बात कि अगर एसेट अपनी लाइफ पूरी कंज्यूम कर चुका है, अगर एसेट अपनी लाइफ पूरी कंज्यूम कर चुका है, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस शीट आखिर में डेप्रिसिबल अमाउंट के बराबर हो जाएगा। यस और क्या आप अपनी कॉस्ट में से डेप्रिसिबल अमाउंट के बराबर पूरा पूरा हिस्सा क्या कर चुके हैं, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके हैं। ये आप देख लें। तो अकाउंट बनाने के दो तरीके हो गए, एंट्रीज भी आपको सिखा दी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके लिए अक्यूमुलेटेड डेप्शन जो है वो कोई नई बात नहीं होगी। बात वही है कि जो इक्विपमेंट का क्रेडिट वाला इफेक्ट था, वो इफेक्ट अब कहां आ रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन के नाम से आ रहा है। तो अब करना पता है क्या आपने, पता है आपने क्या करना है, वो 5 मेथड किए थे हमने, उन 5 मेथड में सबका अकाउंट आपने मेंटेन कर लिया होगा डब्ल्यूडीवी अप्रोच पर। मशीन क्रेडिट चेक करूंगा मैं, होमवर्क पहले बता रहा हूं। तो अगर वो 5 मेथड आपने डब्ल्यूडीवी मेथड से कर चुके हैं जो हमने शुरू में एंट्री सीखी, तो अब वही 5 मेथड आप दोहराएंगे किससे, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से, मतलब अकाउंट मेंटेन करने का तरीका। तो हर क्वेश्चन मतलब में 4 साल है। अगर हमें एक से ज्यादा एसेट्स की डेप्शन कैलकुलेट करने को, तो हम क्या करेंगे, देखें अगर वो इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट अकाउंट एक ही होगा बेटा, मतलब उसमें एक से ज्यादा इक्विपमेंट की कॉस्ट मौजूद होगी। लेकिन अगर वो डिफरेंट डेट्स पे क्या हुए हैं, परचेज हुए हैं, तो फिर उसका ख्याल रखना है आपको कि उनकी डेप्शन आप कैसे कैलकुलेट करें। तो ये चीजें सब आ जाएंगी हमारे पास, आगे चल के कवर हो जाएंगी। सुपर अकाउंट का मतलब कुछ और होता है। एक अकाउंट ही शो करता है किसको, एसेट को, एक अकाउंट ही शो करता है किसको, एक्सपेंस को। तो डब्ल्यूडीवी अकाउंट को आप सुपर अकाउंट बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक अकाउंट और मेंटेन हो रहा है, डेप्शन एक्सपेंस। तो मैं अगर यहाँ पे लफ्ज डेप्शन एक्सपेंस ना लिखूं, बल्कि सीधा लिखूं प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मतलब क्या है, जो इस अकाउंट में कंजम्पशन हो रही है मैं उसको सीधा भेज रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बच रहा है उसको मान रहा हूँ बैलेंस शीट। तो फिर ये अकाउंट सुपर अकाउंट बन जाएगा। तो मतलब डब्ल्यूडीवी अप्रोच पे अकाउंट बनेगा, सही है। और डेप्शन एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन करने के बजाय आप उसको भेजें डायरेक्ट यहाँ से कंजम्पशन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तब आप बोल सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर जैसा सिखा रहे हैं ना उतना कीजिएगा आप, ठीक है बेटा, ओके। तो ये क्या अब आपको होमवर्क समझ लग गई है बेटा। वो जो 5 केसेस थे उनकी आपने टी अकाउंट्स और एंट्रीज बनानी है। कौन सी अप्रोच से, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच से। ये एक होमवर्क है, वो एक क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी तो आपने वो क्यूएमटी वाला होमवर्क देखा नहीं है जितना मैं देता था ना बेटा, आपने बोला अकाउंटिंग में तो वैसा होमवर्क ही नहीं मिल रहा। अब देखें डेप्शन शुरू हुआ है तो होमवर्क देखें आप, ठीक है। किलो के हिसाब से होमवर्क मिलेगा अब आपको, ठीक है। बोल रहा हूँ किलो के हिसाब से होमवर्क मिलेगा। अच्छा 10.2 क्वेश्चन देखें, देख रहे 10.2, ये भी आपने करना है सॉल्व। अब इसकी रिक्वायरमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पढ़ेगा और फिर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।